नमस्कार बच्चों, चलिए लेकर हम आ गए नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो आपका ओबीजी सब्जेक्ट से रखा गया है। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। राइट डाउन द सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी का जो सिस्टमैटिक असेसमेंट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, तो हम इसके पहले भी आपको बताए थे कि जब बच्चा 1 वीक का रहता है उस टाइम पे क्या क्या उसका असेसमेंट किया जाता है। बच्चा जन्म लेता है उसके बाद क्या क्या असेसमेंट किया जाता है, तो इसमें एक लाइन से दिया हुआ है, आप देखिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कंप्लीटली असेसमेंट बच्चे का किया जाता है कि कोई ऑबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है, बेबी प्रॉपर तरीके से एयरवे उसका क्लियर है कि नहीं, सक्शन करना है माउथ और नोज से। पहले हमको क्या करना है, माउथ से करना है, देन उसके बाद हमको नोज से क्या करना है, सक्शन करना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का म्यूकस माउथ में अगर हो, अगर हम नोज से पहले कर लेंगे तो माउथ में अगर कोई भी अगर म्यूकस प्रेजेंट होगा तो बच्चा रिगर्जिटेट कर जाएगा और बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, सक्शन कर लेना है, क्लीन कर लेना है बच्चे को। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना। सबसे पहले स्किन का बताया जा रहा है। स्किन पिंकिश कलर की होगी, सॉफ्ट कवर्ड वर्निक्स कैस्टियोसा, देन प्रेजेंस मैंगोलियन स्पॉट्स, स्ट्रो वाइट पॉट स्ट्रैंड स्ट्रॉबेरी मार्क्स। ये सारे ब्लूइश मार्क्स क्या होते हैं, कुछ आफ्टर बर्थ तक सेवरल एक्सट्रीमिटीज स्किन में प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेशन हार्ट रेट बताया गया, बच्चे का जो रिस्पायरेशन होगा 40 to 60 बीट्स पर मिनट होगा और हार्ट बीट होगा बच्चे का 120 से 40 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर बताया गया है 60 to 80 एम एम ऑफ एच जी, डायस्टोलिक जिसमें होगा आपका 50 एम एम ऑफ एच जी। हेड देखेंगे बच्चे का एंटीरियर फॉन्टिनल, पोस्टीरियर फॉन्टिनल, वन शुड लुक ऑफ द हैगिंग फॉन्टिनल हमको देखना है। इंट्राकैरल प्रेशर, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, कैपुट सक्सिडेनम तो सीन नहीं है बच्चे के हेड में, सिफेलो हिमेटोमा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको चेक करना है। उसके बाद आइज देखना है, नोज देखना है बच्चे का, ईयर्स चेक करना है, साइज देखना है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। माउथ देखना है बच्चे का, माउथ कैसे चेक करेंगे, इपिथेलियल पस, एस्टिन पर with a teeny cyst found the hard palate. Tongue is the should be checked much which is small thick band from the frenul. इस फ्रेनलम इस एक्सटेंड मार्जिन ऑफ द लोअर गम्स प्रिवेंटिंग पोर्शन एंड अपवर्ड। आपको माउथ चेक करना है, किसी प्रकार का क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एस्टिन पॉलिएट्रिनी सिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है माउथ में, ये आपको चेक करना है। नेक देखना है, नेक फ्रीली मूवेबल है कि नहीं है, टाइटेड मसल्स तो नहीं है, ब्रैकियल पाल्सी तो नहीं है। हेयर फाइन फेशियल एंड बॉडी हेयर इज द कॉल्ड लैरिंगो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हेयर प्रेजेंट है बॉडी में कि नहीं प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हमको चेक करना है। अम्लाइकल कॉर्ड, स्टेम अम्लाइकल कॉर्ड, ब्लड वेसल्स 2 आर्टरीज एंड 1 वेन्स होती है। अम्लाइकल कॉर्ड में आपको ध्यान रखना कितनी ब्लड वेसल्स होती है, 3 ब्लड वेसल्स जिसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन होता है। अपर एक्सट्रीमिटीज आर्म चेक करना है, जेनिटल देखना है, बेबी मेल है कि फीमेल है, कोई भी टेस्टिस से पाल्पेट इन द एब्डोमेन, फीमेल बेबीज देखना, लेबिया माइनोरा चेक करना, कवर लेबिया मेजोरा। देयर कैन बी प्रेशर ऑफ सम वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू विथड्रॉवल ऑफ द मैटरनल हार्मोन्स। Back from the checking the back, infant the held in the position and back is the evaluate. Tuft of hair and are present, it indicate fistula. Anus after the birth of the baby, anus check for perforation. बेबी का जन्म लेने के बाद हमको क्या चेक करना है, एनएस चेक करना है, कोई परफोरेशन तो प्रेजेंट नहीं है। रबर कैथेटर इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम, चेक द पैसेज ऑफ द स्टूल। देन इसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज हमको देखना है। लोअर एक्सट्रीमिटीज साइड ऑफ द जिमेट्री ऑफ लेग्स टू बी असिस्ट, वन कैन डोंट डिसलोकेशन ऑफ द आपको देखना है, हिप्स डिसलोकेशन तो नहीं है, ठीक है, लेग डिसलोकेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमको चेक करना है। फीट देखना है बच्चे का, फीट पॉलीडेक्लाइन या सिंसिडेक्लिज्म एंड वेबिंग कैन बी असिस्ट इन द टॉयज, प्रेजेंस ऑफ द सम कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है। टैलिप्स इक्विनवाइनस या टैलिप्स कैल्केनिया वेलगस या सोल टर्मरियोनेट शुड बी विंकल्स एंड सम केसेस एक्ट्रोसाइनोसिस में बी प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट तो नहीं है बच्चे के अंदर, ये प्रॉब्लम बच्चे में है तो नहीं, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, चेक करना है। तो ये तो हो गया जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद क्या क्या चीज़ें नॉर्मल मतलब स्किन का उसकी बॉडली फंक्शन देखी जाती है कि बच्चे में ये प्रेजेंट है कि नहीं है, ये हमको क्या करना है, आफ्टर बर्थ बच्चे का चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ कैन प्रिवेंट न्यू बॉर्न बेबी एक्वायरिंग हाइपोथर्मिया। अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया हो रहा है तो उसको हम क्या क्या चीज़ें करेंगे कि हाइपोथर्मिया से उसको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। बच्चे को हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब होता है कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, बच्चे का टेम्परेचर कम ना हो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिलीवरी इन वार्म रूम में हमको डिलीवरी कंडक्ट कराना है। प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, डिलीवरी रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन 27 से लेके 37 तक क्या होता है, 25 उसका नॉर्मल बताया, 25 से लेकर आपका 32 जो रेंज होता है वो नॉर्मल डिलीवरी का टेम्परेचर होता है। इस रूम टेम्परेचर में क्या करना है, डिलीवरी कंडक्ट कराना है। विंडोज एंड डोर मस्ट बी क्लोज होना चाहिए। वार्म डिलीवरी रूम इज द फर्स्ट स्टेप प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। ड्राई यूनिफॉर्म एंड रैप इन ड्राई वार्म क्लॉथ एज सुन एज बेबी बॉर्न
should be dried thoroughly with a clean with wipe of secretion after proper cleaning baby is wrapped in clean dry warm क्लॉथ। क्या करना, बेबी को ड्राई करना है और वार्म क्लॉथ से क्या करना, बेबी को रैप करके रखना है ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन ना क्रिएट हो। बच्चे को अगर हम वार्म अगर क्लॉथ पहनाते हैं तो बच्चा कैसा होगा, गर्म रहेगा, ठीक है, गर्म रहेगा तो बच्चे को फिर हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। कीप आउट ऑफ द ड्राफ्ट एंड प्लेस ऑन वार्म सरफेस, बेबी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड, बेबी को प्रोटेक्ट करना है कोल्ड से। नर्सिंग ट्रांसफरिंग एट द होम, गिव टू द मदर एज सुन एज पॉसिबल, baby should be given to the mother skin to skin contact first few hours after childbirth, maintain the temperature, promote bonding between the mother and the baby, enable early breastfeeding, bath when temperature stable after 24 hours, हमेशा जब बच्चा 24 आवर्स में स्टेबल हो जाए टेम्परेचर्स में तो हमको क्या करना, बेबी को बात करवाना। जनरली बेबी आर नॉट गिवन बाथ, हॉस्पिटल प्रिवेंट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन द होम, ऑल्सो बेबी शुड बी गिवन आफ्टर 24 आवर्स में द टेम्परेचर स्टेबलाइज। जब बच्चा जनरली रूप से हॉस्पिटल में हम बात नहीं करवाते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम बच्चे को घर ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में वायरस टाइप ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है जिससे हमको बच्चे को क्या कराना होता है, बात कराना होता है। तो जब बच्चा 24 आवर्स के बाद जब उस रूम टेम्परेचर से स्टेबलाइज हो जाए, उसकी बॉडी टेम्परेचर में स्टेबलाइज हो जाए तो उसके बाद हमको क्या करना है, फिर बात करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को हमको क्या करना है, हाइपोथर्मिया से हम बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्यों करना है, क्योंकि बच्चे को अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन होगी तो बच्चे की जो रिस्पायरेटरी रेट है, जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और बच्चे को क्या होगा, सफोकेशन हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी होगी बच्चे के अंदर तो क्या होगा, बच्चे को डेथ होने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बच्चे को टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करना है और निमोनिया जैसी कंडीशन या निमोनिया जैसी डिसीज़ होने के चांसेस बन जाते हैं हाइपोथर्मिया की कंडीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what are the observational activities carried midwife during first 12 hours of newborn life? क्या ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एक मिडवाइफ नर्स की जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, 12 घंटे जो न्यूबॉर्न की लाइफ होती है उस समय पे क्या वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमको करना है। सबसे पहले देखिए, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, बस घुमा फिरा के कि बच्चा अगर जन्म लेता है या फर्स्ट 1 वीक का जो बच्चा होता है उसकी कैसी केयर करनी, कैसे असेसमेंट करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है हमको, बस वही क्वेश्चन का हेर फेर करके नॉर्मल जो आंसर आपका है निकल के वही आंसर आ रहा है। जैसे इसमें भी बताया गया है कि न्यूबॉर्न बेबी का एक्टिविटीज़ जो 12 घंटे का जो ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे हमको क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना होता है। सबसे पहले टेम्परेचर बताया गया, रिकॉर्ड दी 4 आवरली वन है ट्वाइस हंड्रेड अकॉर्डिंगली पॉलिसी एंड नीड ऑफ द बेबी। हमेशा टेम्परेचर जब बच्चा जन्म ले तो हमको 4 घंटे के दौरान में 1 या 2 बार डेली हमको क्या करना है, टेम्परेचर चेक करते रहना है। रिस्पायरेशन बच्चे का 40 पर मिनट होना चाहिए। मिडवाइफ नर्सेस नॉट रेट type of respiration carefully 48 hours of his life. If baby has grunting, respiration, flaring of the nasal, period of apnea in drawing of the chest wall, then inform doctor immediately. अगर respiration rate अगर बच्चे का बिलो हो रहा है तुरंत हमको क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। वेट देखना है, इट शुड बी रिकॉर्डेड डेली टू नो बेबीज कंडीशन, पासेज ऑफ यूरिन, नोट इट्स कलर एंड अमाउंट ऑफ डेली। बच्चे का पासेज ऑफ यूरिन देखना है, उसका अमाउंट देखना है, ऑब्जर्व करना है। नोट द कंडीशन ऑफ द कॉर्ड, ब्लीडिंग फ्रॉम द कॉर्ड एंड द डे ऑन विच द कॉर्ड कम्स ऑफ। बच्चे का कॉर्ड की कंडीशन नोट करना है, ठीक है। ब्लीडिंग देखना है, कॉर्ड से किसी प्रकार का ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। फीडिंग देखना है, बच्चे का बेबी इज गेटिंग द ब्रेस्ट फीड, सो होली और पार्टली वेदर टेस्ट फीडिंग इज डन और नॉट, इट इज डन। देन द अमाउंट ऑफ मिल्क अवेलेबल टू द बेबी इज इनफ और नॉट। If baby to bottle feed, then note the type of amount of milk which is given to the baby, whether the baby is getting feed after every 3 or 4 hours or whether it is given whenever baby demands feeding. फीडिंग का हमको देखना है, बेबी जैसे ही बच्चे को अगर जैसे बच्चा हंग्री होता है, भूखा होता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि जैसे अगर बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो प्रॉपरली रूप से अगर हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, टेस्ट फीड कर लेता है बच्चा, तो अगर अमाउंट ऑफ मिल्क अवेलेबल है, इनफ है अथवा नहीं इनफ है, तो हमको बेबी को तब जाके क्या करना है, टाइप अमाउंट ऑफ मिल्क बेबी को हमको देना है। अगर मिल्क नहीं निकल रहा है तो हमको डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या करना है, लेकिन फिर भी हमको बच्चे को 3 to 4 आवर्स में ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है। अगर बेबी डिमांड कर रहा फीडिंग का तो हमको उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड ही क्या कराना है, बच्चे को कराना है। देन इसके बाद नोट, ये 12 आवर्स का बच्चा जब जन्म लेता है 12 आवर्स के दौरान हमको बच्चे को क्या क्या ऑब्जर्व करना है। साइनोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही, बच्चे का स्टूल का कैरेक्टर देखना है। लाइफ इज द पासिंग मिकोनियम, सबसे पहले तो बच्चा 24 आवर्स में जो ग्रीनिश कलर का स्टूल पास करता है मिकोनियम होता है, ठीक है।
देन आफ्टर 4 days ब्रेस्ट फीड, बेबी जब ब्रेस्ट फीड कर लेता है तो येलो सेमी फ्लूइड स्टूल्स 3 to 4 times ऑफ डे और येलो सॉफ्ट स्टूल पास करता है. बेबी गेटिंग काउस मिल्क स्टूल फ्रॉम पेल विथ स्लाइटली ऑफेंसिव ऑर्डर एंड पुटी लाइक कंसिस्टेंसी. ग्रीन स्टूल, हेल्दी बेबी डज नॉट हैव फीवर एंड इज नॉट हैंग्री एंड इफ ही पासिस ग्रीन स्टूल ओकेशनली इट मस्ट बी इग्नोर. ठीक है, हेल्दी बेबी क्या करता है, नॉट हैव फीवर एंड नॉट हंग्री. जो हेल्दी बेबी रहेगा ग्रीन स्टूल पास करता है कब, जैसे कि बच्चा अगर देखिए जब बच्चा स्टूल पास नहीं किया रहेगा, ठीक है, अगर हेल्दी है और उसको भूख भी नहीं लग रही है, उस दौरान पे बच्चा कैसा स्टूल पास करेगा, ग्रीन स्टूल पास करेगा, क्योंकि मेकोनियम अभी बच्चे के अंदर प्रेजेंट है और बच्चे को अभी भूख नहीं लगी है. म्यूकस, if baby passes mucus tests then is considered as normal. Presence of mucus may be due to underfeeding. Midwife must not be excessive crying, anorexia and or any other sign of illness. तो मिडवाइफ ट्रस्ट होती है, ठीक है, नोट करती है एक्सेसिव बच्चा अगर क्राई कर रहा है, एंड्रोक्सिया है, ठीक है, और लैक ऑफ जिसको हम बोलते हैं अपेटाइट, अब्सेंस ऑफ अपेटाइट, बच्चे को भूख नहीं लग रही है, किसी प्रकार की बीमारी की कंडीशन या साइन ऑफ इलनेस अगर देखने को मिलता है तो हमको क्या करना है, उस समय पे हमको नोट करना है और डॉक्टर के पास हमको ले जाकर क्या करना है, उसको डिनोट करवाना है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है. ऑब्जर्वेशन करना है हमको बच्चे को लगातार. तो ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करते रहना है कि अगर ग्रीनिश स्टूल पास हो रहा है तो मतलब बच्चे को अभी भूख नहीं लगी है, ठीक है. और अगर बच्चा क्राई कर रहा है, नॉट फॉर एक्सीडिंग क्राई, ठीक है, किसी प्रकार का एक्सेसिव क्राइंग अगर वो कर रहा है तो उसको नोट करना है हमको. अगर बच्चा भूखा है, उसको भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी और कोई अदर सिम्टम देखने को मिलता है बीमारी वाला, तो वो हमको उसमें पे क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे राइट सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी या बेबी स्टूल. बेबी के स्टूल की एबनॉर्मलिटी हमको चेक करना है. तो सबसे पहले आपको देखना है ब्लूइश ग्रीनिश कलर्ड स्टूल. एडिशन ऑफ एल्कलाइज इन काउस मिल्क, इट मे बी आल्सो ड्यू टू एक्शन ऑफ ब्लूइश ग्रीनिश कलर का जो स्टूल होता है, इसमें बताया गया है कि क्या क्या ऐड रहता है. एल्कलाइज इन काउ मिल्क मे बी आल्सो ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म इन विच कलर अपीयर्स समटाइम्स आफ्टर स्टूल पासेस डज नॉट परमिट. ग्रीनिश येलो कलर का जो स्टूल होता है लूज फ्रीक्वेंट स्टूल होता है. देन ड्यू टू फीडिंग इट द स्टूल आर ग्रीनिश येलो कलर्ड फ्रोथी विथ सॉर अडर एंड लूज देन ड्यू टू एक्सेसिव शुगर. ग्रीनिश येलो कलर का जो कलर स्टूल होता है, ग्रीनिश येलो लूज फ्रीक्वेंट स्टूल होता है. यह स्टूल में प्रेजेंट क्या होता है, सोर ऑर्डर एंड लूज ड्यू टू एक्सेसिव शुगर प्रेजेंट होता है. म्यूकस, इफ स्टूल कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस, स्टूल में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होता है. पेल ग्रीनिश कलर का ऑफेंसिव स्टूल्स, व्हेन द स्टूल्स आर पेल ग्रीसी ऑफेंसिव बल्की ऑफन accompanied with vomiting, it is due to cow milk too rich in fat. Epidemic gastroenteritis may give rise to yellow or green frequent water stools. Small dark yellowish brownish yellowish stools often accompanied by mucus are due to gross underfeeding. Stool may contain blood which is known as the melena. स्टूल के साथ में आपको ध्यान रखना है कि अगर म्यूकस प्रेजेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूकस अगर स्टूल के साथ में प्रेजेंट है तो क्या है, प्रॉब्लम एंट्राइटिस. ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. अगर किसी भी बच्चे के स्टूल में म्यूकस ज़्यादा प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो म्यूकस प्रेजेंट होगा. ग्रीनिश येलो कलर का जो बताया जाए, क्योंकि म्यूकोनियम का जो कलर होता है केवल ग्रीनिश होता है, लेकिन ग्रीनिश येलो कलर है मतलब क्या है, एक्सेसिव शुगर प्रेजेंट होता है बच्चे के जब स्टूल में, तो ग्रीनिश येलो कलर का क्या होता है, स्टूल का कलर होता है. आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, एक्सेसिव शुगर, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का. देन इसके बाद पूछा क्या बोला जा रहा है, अगर पील ग्रीसी ऑफेंसिव स्टूल है बल्कि कंप्लीट विथ वॉमिटिंग ड्यू टू काउस मिल्क दैट इज टू रिच इन फैट, क्योंकि काउ मिल्क में क्या होता है, काफ़ी फैट प्रेजेंट होता है. इपिडेमिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस में गिव येलो और ग्रीनिश फ्रीक्वेंट वाटर स्टूल, स्मॉल डार्क म्यूकस क्रॉस अंडर फीडिंग. और जब बच्चे में पैल ग्रीसी ऑफेंसिव, क्यों बताया, ग्रीसी मतलब होता है आपका ग्रीसी, जैसे ग्रीस जैसे कैसा होता है, चिपचिपा, जिसको क्यों होता है, क्योंकि काउस के जो मिल्क में होता है एक्सेसिव फैट प्रेजेंट होता है, इसलिए स्टूल का जो बोलना चाहिए कि अमाउंट है वो पेल और ग्रीसी कलर का होता है, ठीक है. और अगर स्टूल में ब्लड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड, ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट सारे आपको डिनोट करते रहना है. ब्लड अगर प्रेजेंट है मतलब वो क्या है, आपका मिलेना, क्या है, आपका मिलेना है, ठीक है. अगर ब्लड प्रेजेंट है तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी, मिलेना की कहलाएगी. ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, प्रिवेंशन को इन्फेक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्टूल का कलर होता है बच्चे का जो एबनॉर्मल कलर देखने को मिलता है अगर स्टूल का, तो बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को
मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आउटलाइन द प्रॉपर्टीज कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसका आउटलाइन थोड़ा हमको देखना है। ह्यूमन मिल्क वेराइज ऑफ कंपोजिशन एट द टाइम ऑफ स्टेज ऑफ लैक्टेशन, रिस्पॉन्स द मैटरनल न्यूट्रिशन, मीट ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। Many other important properties as well. Fat, the proportion of the fat in the breast milk increase during the course of feed. The fat provide the baby more than 50% of calorie requirement. Proportion of fat, breast milk में फैट बताया जा रहा है, प्रेजेंट होता है, फैट प्रोवाइड करता है बेबी को 50% कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। प्रोटीन कंपेयर्ड टू द मैच्योर मिल्क, कोलेस्ट्रम जो होता है सबसे ज्यादा 3 times मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ह्यूमन मिल्क इज लेस देन इन प्रोटीन कंटेन इन द सोयाडीन, देन प्रोटीन मोर बिकॉज विच मिल्क form soft flocculent curds after getting acidified in the stomach. Lactose, the enzyme lactose, ये सारे मिल्क में प्रेजेंट होते, ध्यान रखिएगा। लैक्टोज कन्वर्ट द लैक्टोज इन द ब्रेस्ट मिल्क, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज क्या करता है ब्रेस्ट मिल्क में, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। प्रोवाइड जो रैपिड एनर्जी क्या करता है लैक्टोज प्रोवाइड करता है। लैक्टोज क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी इनहेंस करता है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। लैक्टोज का फंक्शन क्या होता है, एक तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और लैक्टोज क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। देन इसके बाद हम देखेंगे विटामिन। ऑल द विटामिन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क इन द एडिक्वेट अमाउंट। विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड द बेबी गट फ्लोरा synthesis adequate amount only after 2 weeks after the birth, so all the baby are given vitamin K soon after the birth. विटामिन जो होता है, ऑल जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग, बेबी का जो गट फ्लोरा होता है वो अब्सेंस होता है, मैक्सोर नहीं होता है। ठीक है। बेबी का जो ब्लड फ्लो सिंथेसाइज एडिक्वेट अमाउंट ओनली 2 weeks आफ्टर बर्थ। जो बोला जा रहा है गट फ्लोरा बेबी में प्रेजेंट होता है ओनली 2 weeks आफ्टर बर्थ। बच्चा जब जन्म लेता है उसके 2 weeks के अंडर में क्या होता है, जो विटामिन के का सिंथेसाइज होना चाहिए वो क्या होता है, वीक होता है। ब्लड क्लॉटिंग सिंथेसाइज एडिक्वेट अमाउंट ओनली, मतलब कम अमाउंट में क्या होगा, सिंथेसाइज होता है। सो ऑल बेबीज गिवन विटामिन के सून आफ्टर बर्थ। तो कम अमाउंट में अगर सिंथेसाइज होता है तो ब्लड, अगर मान लीजिए कहीं पे भी बच्चे का अगर ब्लीडिंग जल्दी होने लगता है, हेमोरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे को फिर जन्म लेने के बाद ही तुरंत विटामिन के हमको देना होता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो गट फ्लोरा होता है उसमें विटामिन के का सिंथेसाइज होता है, तो बच्चे में क्या होता है, अब्सेंस होता है। आफ्टर 2 weeks के बाद क्या होता है, गट फ्लोरा प्रेजेंट हो जाते हैं। समझ में आया। देन इसके बाद मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट हम देखेंगे। मिल्क में जो मदर्स मिल्क होता है और क्या होता है, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट। लेस इन ब्रेस्ट मिल्क कंपेयर फॉर्मूला फीड। अदर हैंड अराउंड 70% ऑफ आयरन फाउंड ब्रेस्ट मिल्क absorb 10% absorbed from the formulas. Breast milk is the contain small quantities of calcium, phosphorus, zinc, sodium and potassium. आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला जो मिल्क होता है आपका सेम ब्रेस्ट मिल्क जैसा ही इसको तैयार किया जाता है, और इसमें बताया जा रहा है कि मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स क्या पाए जाते हैं। मिनरल्स में जैसे आयरन बताया गया, तो आयरन का जो कंटेन होता है ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है कंपेयर द फार्मूला फीड। फार्मूला फीड्स के कंपेयर में आयरन का जो कंटेन होता है ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है। ठीक है। But on the other hand, around 70% iron found in the breast milk absorbed, whereas the 10% absorbed from the formula. लेकिन जो 70% आयरन जो प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन 10% ही आयरन क्या होता है, फार्मूला मिल्क से एब्जॉर्ब हो पाता है। ब्रेस्ट मिल्क इज ऑल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द, क्या क्या प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, तो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सोडियम एंड पोटेशियम। एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर, certain anti-infective agent are found in the breast milk such as the secretory immunoglobulin A and interferon, immunoglobulin IgA, IgG, IgM, IgD are found in the breast milk. आपको ध्यान रखना है कि सर्टेन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो प्रेजेंट होता है IgA, इन्फेक्टिव जो एजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में वो क्या होता है आपका इंटरफेरॉन, जिसको बोलते हैं IgA होता है। और ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, IgG, IgM, IgD आर फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क। इट हेल्प प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल इपिथेलियम अगेंस्ट द एंट्री ऑफ लैक्टोबैसिलस। ये सारे क्या प्रोटेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम अगेंस्ट एंट्री ऑफ लैक्टोबैसिलस, डिस्करेज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन। ब्रेस्ट मिल्क आल्सो कंटेन लैक्टोफेरेन एंड द एंटी इन्फेक्टिव एजेंट लाइसोजाइम। ब्रेस्ट मिल्क क्या होते हैं, आल्सो क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरेन नामक एंजाइम एंड जनरल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर बच्चे में होता है तो वो क्या करता है, उससे प्रिवेंट करता है। समझ में आया। ये एक एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर की तरफ वर्क करते हैं ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है।
तो ये सारे कंटेंट क्या होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? जिस भी मतलब आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम रिपीट करेंगे एक बार कि क्या क्या इन्फेक्टिव जो एजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड का, स्टूल का कलर कैसा होता है बच्चे का, अगर नॉर्मल कलर है बच्चे का, अगर जैसे ब्लड प्रेजेंट है तो मिलेना बोलते हैं उसको। और अगर बच्चे में म्यूकस प्रेजेंट है तो इंट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फैट ज़्यादा प्रेजेंट है तो बच्चे में क्या हो सकता है कि मिल्क, काऊ मिल्क अगर उसको ज़्यादा देते हैं तो ग्रीसी और पेल कलर का मिल्क होता है। ग्लूकोज अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो ठीक है, ग्रीनिश और ब्लूस कलर का स्टूल देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एबनॉर्मलिटीज़ और नॉर्मल जो वैल्यूज़ होना चाहिए बेबीज़ का, तो वो आप देख सकते हो इसमें। तो चलिए धन्यवाद। कल एक नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास, और बने रहिए पूजा मिशन नर्सिंग क्लासेस में। सभी लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे की अगर क्लास वॉच करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और कंटिन्यू वॉच करिए क्लास को। धन्यवाद।